एहसान, मेजर करने के लिए हमारे पास कोई टूल नहीं था। अब ब्लूम ने क्या किया कि इसको मेजर करने के लिए, इस लर्निंग को मेजर करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क दिया है। अब हम क्वेश्चन रेज करते हैं। उन क्वेश्चन की मदद से हम बता सकते हैं कि आपको कितना समझ आया है। क्या आपको सिर्फ याद करने की हद तक समझ आया है, आपने इसको अंडरस्टैंड किया है, आप इसको अप्लाई करने की उस हद तक आपको समझ आ गया है। आप खुद एनालिसिस कर सकते नहीं कर सकते हैं, आप एवेल्युएट कर सकते नहीं कर सकते हैं। आप इसी तरह का ये जो पढ़ाया है इसी बेस पर आप एक नई एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि ब्लूम ने एसएलओज को मेजर करने के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया है, और ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है इसके 3 डोमेन्स हैं। आपको पता है कि इसके जो 3 डोमेन्स हैं जिसको 3H कहा जाता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अपना फियाज साहब समझ आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है और आवाज भी आ रही है? जी सर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, कैरी ऑन सर। अच्छा, अभी मैं छोटा सा एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये जो कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों इसका एब्रिविएशन बनता है कैप। कैप, C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव डोमेन, A स्टैंड फॉर इफेक्टिव डोमेन एंड P स्टैंड फॉर साइकोमोटर डोमेन। ये जो आप जब डिग्री लेते हैं तो आपको एक कैप पहनाई जाती है, एक गाउन पहनाया जाता है, कैप पहनाई जाती है डिग्री देते वक्त। तो ये जो कैप होती है बुनियादी तौर पर ये उस फिलॉसफी को रेफर करती है कि आपके अंदर जो है आपकी कॉग्निटिव डोमेन यानी उसमें इजाफा हुआ है। इफेक्टिव डोमेन कि आपके अंदर सोशल वैल्यूज में इजाफा हुआ है। साइकोमोटर डोमेन कि आपके अंदर जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो भी यानी उसमें भी एक निखार पैदा हुआ है। तो मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मेंटल एबिलिटीज हैं उसमें क्रिएटिविटी में इजाफा हुआ है। इफेक्टिव डोमेन आपके अंदर एथिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज में इजाफा हुआ है। और तीसरा क्या है कि साइकोमोटर डोमेन इस आपके अंदर जो फिजिकल एबिलिटीज कुदरत ने आपको सलाहियतें दी थी उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये जो 3 डोमेन्स में इसने जो फ्रेमवर्क दिया है, अब चूंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के भी लोअर जो लॉट कहते हैं, लोअर थिंकिंग ऑर्डर है उसी तक हम महदूद हैं, नहीं है हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ गए नहीं है। तो हमने इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इग्नोर ही किया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा हो सकता है कि बदतमीज हो और एग्जाम में बहुत अच्छा लिखे और वो टॉप कर जाए। एक बच्चा अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करे और वो हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाए और वो नाकाम हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से एक बच्चा एथलेटिक एक्टिविटीज में वो टॉप में हो, मुख्तलिफ गेम्स में, मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, हो सकता है कि वो मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्म ना कर सके और वो उस क्लास में फेल हो जाए। जबकि एक बच्चा जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है, वायलेट करता है, प्रॉब्लमेटिक बच्चा है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, लड़ाई झगड़े करता है, ये समझें कि कंडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो पेपर अच्छा लिखता है तो वो पोजीशन ले लेता है। तो हमारे यहाँ इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को कभी कभार कहीं कोई सर्टिफिकेट की हद तक तो हम उसको एडमायर करते हैं, लेकिन हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें भी हम लोअर थिंकिंग ऑर्डर पे ही हैं कि हम एक बच्चे को इवेल्युएट करते हैं कि उसने कितना याद किया है, उसने कितना कॉम्प्रिहेंड किया है, और ज्यादा से ज्यादा हम एप्लीकेशन की स्टेज तक जाते हैं। क्रिएटिविटी की हद तक के जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, अभी जो फेडरल बोर्ड ने जो एसएलओ बेस्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है उसमें भी देखें कि अभी पिछले 3 साल तक तो उन्होंने लोअर थिंकिंग ऑर्डर पे ही रखा है। आप क्वेश्चन लेके एनालाइज करें उनके प्रीवियस पेपर्स, हायर थिंकिंग ऑर्डर में से 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत कम रेशो है। होना तो ये चाहिए था कि हम हायर थिंकिंग ऑर्डर की तरफ जाएं कि हमारा बच्चा जो है वो खुद क्रिएट कर सके, एवेल्युएट कर सके और एनालिसिस कर सके किसी भी चीज की। लेकिन हम अभी भी जो है वही क्रैमिंग और रॉट लर्निंग की तरफ हम उसी को ही मोटिवेट करते हैं। अब ये जो मैप मैंने दिखाया है इसमें वही 3 कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है, इसी को दिखाया गया है। अब ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसके लोवेस्ट स्टेज पर देखें जरा कि नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन है। जब ब्लूम ने ये मॉडल दिया था तो उसने एवेल्युएशन को टॉप में रखा था।
बाद में 2001 में यहाँ पर गलती से 1990 लिखा गया है। 2001 में इसके एक स्टूडेंट ने 2 चेंजेस की हैं इसमें। एक तो इसकी कैटेगराइजेशन में चेंजेस की हैं, दूसरा तमाम जो नाउन है उसको वर्ब में चेंज किया। वर्ब में चेंज करने की क्या वजूहात है ये भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंडरसन ने जो वर्ब में चेंज किया था उसकी क्या वजह थी, ताकि मेजरेबल हो सके। देखिए हम नॉलेज को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन रिमेम्बरिंग को मेजर कर सकते हैं कि रिमेम्बर क्या याद किया है। किसी से पूछेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, उसने याद किया वो बता देगा। तो वर्ब से करने का मतलब है कि वर्ब एक्शन है और एक्शन मेजरेबल है। एक तो उसने क्या किया, उसने जो एवेल्युएशन को सेकंड स्टेज पे सिंथेसिस को खत्म करके क्रिएशन को टॉप में लेके गया। उसने उसका ख्याल ये था एंडरसन का कि क्रिएशन जो है कि अगर एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो उसके आखिरी स्टेज पर अगर वो नया कोई मॉडल क्रिएट करता है, खुद से कुछ क्रिएट करता है, तो समझें कि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो पीक पर है। तो यहाँ पर इसने इसको रिवाइज किया था। एक तो ये था कि उसने वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा इसने क्या किया था, इवैल्यूएशन को सेकंड लास्ट पे लेके गया, जबकि सिंथेसिस को खत्म करके क्रिएशन का या क्रिएटिंग के का जो 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 है ना उसको टॉप में रखा है। अच्छा, यही कॉग्निटिव डोमेन जो है यहाँ पर फिर से डिस्कस हुए हैं कि नॉलेज से मुराद क्या है कि रिमेम्बरिंग द इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन कितना एक बच्चे ने क्रेम किया है, याद किया है, हम उसको नॉलेज स्टेज पर हम रखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में कि अंडरस्टैंड द लर्निंग, कि उसने खुद से कितना अंडरस्टैंड किया है। एप्लीकेशन में कि आपने जो पढ़ाया था क्या उसको अप्लाई कर पा रहा है या नहीं रहा। एनालिसिस में क्या है कि ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने को, कि आपने एक बच्चे को सेंटेंस सिखाया, अब वो क्या खुद से ब्रेक करके बता सकता है कि सेंटेंस के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट है, तो वो नाउन है या प्रोनाउन है, आगे जाके वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब, इस तरह से एनालिसिस कर सके। सिंथेसिस में क्या होता है कि आपने बच्चे को जुमला पढ़ाया, अब क्या वो जुमले मुख्तलिफ किस्म के जुमलों से एक पैराग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, छोटी छोटी चीजों से कोई बड़ी चीज बना सकता है, या ऐसे कोई ऐसे लिख सकता है उन सेंटेंसेस की बुनियाद पर। एवेल्युएशन का मतलब है कि क्या वो जज कर सकता है, एवेल्युएट कर सकता है। अच्छा, अब ये जो व्हाई डू वी यूज कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्यों करते हैं? देखिए आपको पता है कि इसके 6 कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, फर्दर सब डोमेन्स हैं। हायरार्की ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें एक्शन वर्ब्स हैं रिमेम्बरिंग से क्रिएटिंग तक, और ये हायर थिंकिंग ऑर्डर पर फोकस करता है। हायर थिंकिंग ऑर्डर क्या है? एनालिसिस है, और एनालिसिस एनालाइजिंग है, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग है। उसके बाद जो है रेलेवेंस टू द वाइडर रेंज। अब ये याद रखें कि ये जो कॉग्निटिव डोमेन, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये जो मॉडल है, इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी आपको यूज करनी चाहिए, मॉडल आपको गाइड करता है। अगर एक बच्चे को रिमेम्बरिंग को फोकस करना है तो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी इसी तरह की कि बच्चे को आप याद करवा देंगे। अगर उसको एनालिसिस सिखाना है, एप्लीकेशन सिखानी है, तो कहेगा कि ये मॉडल गाइड करेगा कि अप्लाई करने के लिए आपको फिर उसको लैब में लेके जाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल वर्क है। क्रिएटिंग है तो आपको उसी तरह का मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, उसी तरह की टीचिंग मेथोडोलॉजी अलाइन करनी पड़ेगी। तो ये मॉडल हमें सिर्फ असेसमेंट ही नहीं बल्कि हमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी गाइड करता है कि हमें किस तरह की टीचिंग मेथोडोलॉजीज को अप्लाई करना चाहिए। प्लान करिकुलम, क्या आप करिकुलम बनाते हैं या सिलेबस डिजाइन करते हैं, तो ये आपको गाइड करता है। इसकी वाइडर रेंज है टीचिंग मेथोडोलॉजीज में। और फिर ये आपको पता है कि इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाता है, रिमेम्बरिंग से क्रिएटिंग की तरफ जाता है, इन लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है। तो लिहाजा ये इजी से हायर डिफिकल्टी की तरफ जाता है। लिहाजा इस वजह से हम कॉग्निटिव डोमेन को यूज करते हैं टू, ठीक है, फॉर द एसएलओज, कि एसएलओज को एसेस करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। अब ये जो एसएलओज और ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या रिलेशनशिप है? एसएलओज भी स्टूडेंट्स की लर्निंग को, ठीक है, फोकस करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बच्चे की जो लर्निंग है उसकी कैटेगराइजेशन को फोकस करता है। एसएलओज स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं, जबकि आपका जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये फ्रेमवर्क है, ये एक मॉडल है जो उन स्टेटमेंट्स को यानी उन लर्निंग स्टेजेस को वो अचीव करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए यूज होता है।
अब ये स्टूडेंट्स लर्निंग कैन बी अलाइन्ड विद ब्लूम टैक्सोनॉमी टू इंश्योर and reflect the desired level of cognitive complexity and specificity. अब ये कहता ये है कि हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ अलाइन करें तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे की लर्निंग किस स्टेज की हुई है। अगर एक बच्चा हम क्वेश्चन करते हैं वो रिमेम्बरिंग स्टेज से निकल गया लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा या अप्लाई नहीं कर पा रहा है तो हमें अंदाजा होगा कि अच्छा वो ये इस स्टेज पर है। अगर वो अप्लाई कर पा रहा है लेकिन एनालाइज नहीं कर पा रहा है तो हम वो स्टेज पर उसकी थिंकिंग है। अगर वो क्रिएटिंग एवेल्युएटिंग स्टेज पर है और खुद से क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो उसकी स्टेज का हमें पता चल जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर एसएलओज के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक मॉडल है जो हमें क्या करता है कि बुनियादी तौर पर एक ढांचा है। ये ढांचा हमें बता देता है कि बच्चे की कहाँ-कहाँ उसको डिफिकल्टीज फेस हो रही है। हर बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन में हमें बताता है कि हमने जो पढ़ाया है वो किस स्टेज की लर्निंग उसकी हुई है। एक बच्चे की हो सकता है क्रिएटिंग लेवल की हो गई, एक बच्चे की इवैल्यूएटिंग की, एक की एप्लीकेशन की, एक की एनालाइजिंग, एक की अंडरस्टैंडिंग की, एक की रिमेम्बरिंग की। अगर एक बच्चा रिमेम्बरिंग की स्टेज पर है तो हमें फिर उसी तरह से उसको क्रिएटिंग की तरफ कैसे लेके जाना है। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें गाइड करता है उसकी असेसमेंट में उस बच्चे की, और हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी उसी तरह की अलाइन करने में हमें हेल्प करता है, सिलेबस डिजाइन करने में हमें हेल्प करता है। तो ये बुनियादी तौर पर एसएलओज को अचीव करने के लिए हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को, कॉग्निटिव डोमेन को हम यूज करते हैं। फियाज साहब समझ आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ओके, अब ये एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं यहाँ पर कि ये जो आप लोगों को एक टेबल मैंने बताया है इसमें कुछ वर्ड्स हैं। ये आपको अब पेपर डिजाइन करना है एक बच्चे को जज करने के लिए कि उस बच्चे ने कितना लर्न किया है। आप क्या करेंगे कि मुख्तलिफ क्वेश्चंस देंगे। फॉर एग्जांपल रिकॉल से क्वेश्चन करेंगे या राइट या लेबल से क्वेश्चन करेंगे या लिस्ट कहेंगे, नेम कहेंगे, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। तो अब ये इसका मतलब है कि आपने रिमेम्बरिंग का क्वेश्चन पूछा है। समराइज द गिवन पैसेज करते हैं तो आपने अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पूछा है। आप कहीं पर परफॉर्म, क्लासिफाई या सॉल्व का क्वेश्चन यूज करते हैं या लोकेट का, चार्ट, कंप्यूट या एस्टेब्लिश का या प्रिपेयर या प्रोजेक्ट या डिटरमिन का लफ्ज यूज करते हैं। इसका मतलब है कि आपने एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछा है। इसी तरह कंपेयर, कैटेगराइज, ऑर्गेनाइज, इन्वेस्टिगेट का वर्ड यूज करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं या कैलकुलेट कहते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, या डाइसेक्ट कहते हैं या सेपरेट कहते हैं या सेग्रीगेट कहते हैं या कोरिलेट कहते हैं या एनालाइज कहते हैं। इसका मतलब है आपने एनालाइजिंग का क्वेश्चन पूछा है। जस्टिफाई के वर्ड से आप कोई क्वेश्चन यूज करते हैं तो अब बच्चे ने इवैल्यूएटिंग की स्टेज पर आंसर करना है, या परफॉर्म, अप्राइज, क्रिटिक, आर्ग्यू, इंस्पेक्ट एंड रेट और रेकमेंड या प्रायोरिटाइज का या असेस का लफ्ज यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि उसकी इवैल्यूएटिंग स्टेज पे वो बच्चा जो है क्या उसने जो आपने पढ़ाया था वो किस स्टेज का लर्न किया है। फिर उसके बाद क्रिएटिंग का है। आप क्रिएट अ मॉडल कहते हैं, कंपोज कहते हैं, कंस्ट्रक्ट कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, रिप्रोड्यूस कहते हैं, प्रिडिक्ट कहते हैं। क्रिएट या डिजाइन है, कंस्ट्रक्ट है, सिंथेसिस है। इस तरह के वर्ड जब आप यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा उस बच्चे की जो वो आउटकम की शक्ल में जब पेपर लिखेगा तो पता चल जाएगा कि उस बच्चे की डिफिकल्टी लेवल का पता चल जाएगा उसने किस स्टेज का लर्न किया है। क्या वो क्रिएटिंग की हद तक पहुंच गया, नहीं पहुंचा है, या वो रिमेम्बरिंग की स्टेज पर है कि आपने उसने बाकी आंसर क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं किया। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस बच्चे को रिमेम्बरिंग से क्रिएटिंग का एक अच्छा उस्ताद वो होगा जो बच्चे को उस रिमेम्बरिंग अपना नॉलेज ट्रांसफर करने के बाद रिमेम्बरिंग से क्रिएटिंग लेवल तक लेकर जाए बच्चे को। अगर वो क्रिएटिंग लेवल तक नहीं लेकर जाता है तो फिर ये समझें कि आप जो है अपने उस गोल्स में गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। जब वो क्रिएटिंग स्टेज पर जाएगा तो फिर उसका आउटकम होगा सोसाइटी को, वो लर्निंग आउटकम तब सामने आएगा जब उस बच्चे को आपने जो नॉलेज दिया है वो क्रिएटिंग स्टेज पर पहुंच गया है। आपने जुमला लिखना सिखाया है, उस जुमले की मदद से अब आप एक नया टॉपिक देते हैं, उस पर वो ऐसे लिख लेता है, उस पर कोई स्टोरी लिख लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आप कामयाब हो गए हैं। लेकिन आपने एक जुमला लिखा है, उस जुमले की तारीफ पे ही फंसा हुआ है और वो बड़ी मुश्किल से उसी को ही सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, तो आप समझें कि वो रिमेम्बरिंग की स्टेज पे है। आपने जो है पेपर डिजाइन करते वक्त आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे और उसके जरिए से आप उस बच्चे की एबिलिटीज को जज कर सकते हैं कि वो किस कॉग्निटिव डोमेन के किस सब डोमेन में
फॉल कर रहा है और कहाँ कहाँ उसकी को डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, कहाँ कहाँ उसकी लर्निंग में रुकावटें आ रही हैं और कहाँ पर वो जो है फॉल कर रहा है। तो उसकी लर्निंग को हम मेजर कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर के जरिए से, मुख्तलिफ इस तरह के वर्ड्स यूज करके। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अपने माइक ऑन करें, माइक ऑन रखें प्लीज। ये मैंने फेडरल बोर्ड के पेपर से लिए हैं। जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोफेगी एंड ऑटोलिसिस। आप बता सकते हैं कि ये किस डोमेन का क्वेश्चन है? जस्टिफाई। हाँ जी, हेलो, कोई एक बता दें आप में से, कोई एक बता दें। Evaluating, very good. Justify है। Calculate the pH of buffer when the molar concentration of NH3OH and NH4Cl are respectively. Calculate किस में आ रहा था? मेजरमेंट में आएगा। मेजरमेंट। Calculate एनालाइजिंग में आएगा। Calculate किस में आएगा? ये देखें जरा, Calculate यहाँ पर है, एनालाइजिंग में नजर आ रहा है? Calculate। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस। एलसीडी डिस्क्राइब कहां पर था? रिमेम्बरिंग में था, रिमेम्बरिंग में था, ये देखें जरा। अच्छा, आगे है राइट डाउन द समरी ऑफ द अबव गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब इसमें दो क्वेश्चन है, देखें जरा कि एक में क्या है कि राइट डाउन द समरी, ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा, एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ये किस में आएगा? सजेशन देना, इवेल्युएट में आएगा। ठीक है। हाउ कैन इकोनॉमिक कंडीशन, चले मैं आगे बता देता हूँ। द काज टू बी द काज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, एनालिसिस में आएगा कि वो मुख्तलिफ लेवल्स पे एनालाइज करके आएगा कि डिक्लाइन की क्या वजूहात हैं, तो ये एनालिसिस में आएगा। अब फर्दर हम जाते हैं कि असेसमेंट थ्रू एसएलओज। सबसे पहले असेसमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एसएलओज डिफाइन करें कि क्या है आपके एसएलओज। दूसरा, अलाइन स्टेटमेंट्स विद एसएलओज, असेसमेंट विद एसएलओज। अब आपने क्या करना है कि अपनी असेसमेंट को एसएलओज के साथ मीट करना है। अब एक बच्चे को आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो आप उस तरह की असेसमेंट करेंगे, एक बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन करवा रहे हैं तो उसी तरह की असेसमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट लर्निंग जो आउटकम्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, उसी तरह की आपने असेसमेंट करनी है। चूज एप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड्स। आपने क्या करना है कि जिस लेवल की असेसमेंट करनी है उसी तरह की का असेसमेंट मेथडोलॉजी आपने अप्लाई करनी है। यूज वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स। अब देखें, आप एक बच्चे को खड़े करके रोजाना जो है सवाल याद करवा के खड़े करके पूछते हैं, एक ही तरीके से आप साल भर उसको तैयारी करवा देंगे तो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। आपको वैरायटी ऑफ असेसमेंट यूज करने पड़ेंगे। हो सकता है उसका एक क्वेश्चन लैब से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन लिखने से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन लिखवाने से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन लेक्चर देने से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन जो है वो आपस में इंटरेक्शन से सीखने से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन जो है वो कोई प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो ये डिपेंड करेगा, इसलिए आपने क्या करना है कि वैरायटी ऑफ असेसमेंट यूज करनी है। प्रोवाइड क्लियर स्कोरिंग क्राइटेरियन, ये मैं थोड़ा सा आगे जाकर बताऊंगा जब रूब्रिक्स के हवाले से बात करूंगा, इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। यूज असेसमेंट टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस। अब देखें जरा कि आपने असेसमेंट को यूज करना है। देखें, ये असेसमेंट दो तरह के लिए हेल्पफुल होगा। जब आप बच्चे को कोई भी टेस्ट लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में टेस्ट लेते हैं, तो उससे बच्चे के लेवल का भी पता चल जाता है और टीचर ने जो पढ़ाया है, टीचर की भी असेसमेंट होती है कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बच्चे ने 10 नंबर लिए हैं 20 में से। इसका मतलब है कि मेरे लिए भी एक असेसमेंट है कि मैंने जो पढ़ाया है उसका 50% उसको समझ आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि इस बच्चे को 20 तक लेके जाऊं और फिर बच्चे को भी सजेस्ट कर रहे कि वो कहां पर लेक कर रहा है। तो लिहाजा ये बच्चे की भी असेसमेंट है, ये मेरी भी असेसमेंट है, अब टीचर की भी असेसमेंट है। अच्छा, यूज असेसमेंट टू इवैल्यूएट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। अच्छा, इससे पता चल जाता है कि आप मुख्तलिफ जो असेसमेंट यूज करते हैं उससे पता चल जाता है कि आप जो प्रोग्राम है, यानी जिस प्रोग्राम को आप रन कर रहे हैं या जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो असेसमेंट है इससे पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम कितना इफेक्टिव हुआ है।
यानी ये एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि अगर 50 में से आपके 45 बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो इफेक्टिव थी या नहीं थी। इसी तरीके से अगर 50 में से 25 बच्चे फेल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट ठीक नहीं रही है, कि आपने ड्यूरिंग द कोर्स जो लर्निंग के लिए असेसमेंट की थी वो इफेक्टिव नहीं रही है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो फेल हो गए हैं। उसको पैटर्न का पता नहीं था, आपने उस पैटर्न के मुताबिक असेसमेंट करने के बजाय आपने अपने तरीके से एक तरह का टेस्ट लेते गए, एक तरह का होमवर्क देते गए। अच्छा, कम्युनिकेट रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स। हमेशा असेसमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो बच्चों को कम्युनिकेट करें। सिर्फ और सिर्फ 10 में से 5 नंबर दे दिए आपने, लेकिन बच्चे को बताया नहीं कि उसकी क्या खराबियां थी, क्या खामियां थी, आपने जस्टिफाई नहीं किया। आप बता दें हाईलाइट करके कि कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज थे, वो उसको वहां पर लिख दें। तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे के लिए भी एक लर्निंग होगी और आपके लिए भी पता चलेगा कि आपने किन किन लेवल को फोकस करना है। एक बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अब बच्चे को आप हाईलाइट करते हैं कि उसके 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक थे क्वेश्चन में, तो बच्चे को भी आप यानी सर्कल करके बता रहे हैं कि आपके स्पेलिंग इश्यूज हैं, इसको यहाँ पर ही फोकस करें। दूसरा, आपके लिए भी एक फीडबैक मिल गया कि इस बच्चे की स्पेलिंग कमजोर है, आज आपके क्लास के बच्चे की स्पेलिंग कमजोर है। आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी के दौरान क्या करना है कि आप उनको होमवर्क देंगे, रोजाना 10-15 वर्ड्स उनको लिखवा देंगे अपने लेक्चर के साथ, ताकि उनकी स्पेलिंग भी मजबूत हो, स्पेलिंग के रूल्स दिखाएंगे। तो बहरहाल मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज करके उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके एसएलओज जो हैं वो बड़े स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से मुराद स्पेसिफिक, मेजरेबल, एप्रोप्रिएट, रियलिस्टिक एंड टाइम लिमिटेड होने चाहिए। इसको जरा एक दफा गो थ्रू करें, चीजें बहुत क्लियर हैं। अब हम आते हैं कि टेस्ट, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या फर्क है। ये चीजें आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि टेस्ट एक कंपोनेंट है। टेस्ट एक कंपोनेंट है, ठीक है। किसी भी एबिलिटी को, नॉलेज को, स्किल को मेजर करने के लिए एक कंपोनेंट है असेसमेंट का। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट कहते हैं किसी भी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना, क्वांटिफाई करना। मिसाल के तौर पर मैं एक कमरे में दाखिल होता हूं और मैं अंदाजा लगाता हूं कि ये जो रूम है ये 10x12 होगा। तो जैसे ही मैं देखने के बाद उसको यानी 10x12 यानी क्वांटिफाई करता हूं, तो ये मेजरमेंट है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक बच्चे ने पेपर लिखा है, एक एसे लिखा है, उस एसे को पढ़ के मैं 10 गलतियां निकालता हूं, तो ये एक असेसमेंट है। लेकिन जैसे ही मैं उसको 10 में से 5 नंबर दे देता हूं, जैसे मैं इसको क्वांटिफाई करता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता हूं, तो ये मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट क्या है कि आपने एक प्रोसेस है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, यानी उसके रिटर्न को, उसकी टेस्ट को क्वांटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं मेजरमेंट। अब ये जो असेसमेंट है, अपना फियाज साहब आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। असेसमेंट बुनियादी तौर पर एसिडर से निकला है, एक लैटिन वर्ड है। एसिडर कहते हैं किसी के साथ चलना। देखें, कहते हैं कि अगर किसी को आजमाना चाहते हैं तो उसके साथ सफर करें, ठीक है। किसी को के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके दोस्तों का पता करें कि वो किन दोस्तों में उठता बैठता है। एसिडर का मतलब है साथ चलना। जब आप किसी के साथ चलते हैं तो पता चल जाता है कि वो किस तबीयत का इंसान है, उसका मिजाज कैसा है, ठीक है, वो किन चीजों को माइंड करता है, किन चीजों से खुश होता है, ठीक है, किस तबीयत का है, वो चीजें उसके बारे में पता चल जाती। तो असेसमेंट बुनियादी तौर पर क्या है, यानी किसी के बारे में यानी असेसमेंट करना। एसेस का मतलब ये कि जांचना। तो जांचने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वैसे टेस्ट एक है। असेसमेंट के बहुत सारी, उसमें से टेस्ट एक कंपोनेंट है। बहरहाल एवेल्युएशन क्या है? मिसाल के तौर पर आप एक बच्चे को का पेपर चेक करते हैं, टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद उस बच्चे को एसेस किया, उसकी मुख्तलिफ गलतियों को सामने लेकर आए, उसके बाद उसको 100 में से 33 नंबर दिए, तो ये मेजरमेंट है। और अब 33 नंबर देने के बाद इस बच्चे को पास डिक्लेयर करते हैं या फेल डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो पास लिख देते हैं ये एवेल्युएशन है, अगर आप इसको फेल लिख देते हैं ये एवेल्युएशन है, ठीक है। एक बच्चे ने 70 नंबर लिए हैं, उसको फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट, ये क्या है? एवेल्युएशन है कि आपने उसको एवेल्युएट करके, ठीक है, उसी बेस पर हम प्रमोट करते हैं नेक्स्ट ग्रेड में। अब ये जो असेसमेंट है इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी हैं। उस दिन भी मुताहिर साहब क्लास ले रहे थे तो
क्राइटेरियन नॉर्म रेफरेंस जो है वो असेसमेंट थे, क्राइटेरियन नॉर्म्स असेसमेंट, जो इस तरह के मुख्तलिफ जो है टाइप्स आपने पढ़ी थी। लेकिन ब्रॉडर लेवल पर इसके 3 हैं, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे एब्सेटिव असेसमेंट है, प्लेसमेंट असेसमेंट है। लेकिन ब्रॉडर लेवल पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? आपके पास एक बच्चा पहले दिन क्लास में आता है, आप उसका टेस्ट लेते हैं, वैसे ही टेस्ट लेते हैं तो उस बच्चे की यानी पता चल जाता है कि उस बच्चे के इनिशियल स्टेज पे पहले दिन ही मसलन एक क्लास होती है, उस क्लास में मैं बच्चों को कहता हूं कि आपने एक मजमून लिखना है अपनी लाइफ के हवाले से, अपनी चाइल्डहुड मेमोरी के हवाले से। अब वो जब मैं उसको असेस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि उस बच्चे कहाँ फाल कर रहे हैं, उनके अंदर मसलन ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके टेंसेस में प्रॉब्लम है, उनके जो है स्पेलिंग के मिस्टेक सामने आ रही हैं। अब मुझे फर्स्ट स्टेज पे ही मैंने डायग्नोज किया कि ये जो क्लास मेरे पास आई है उसमें से मेजॉरिटी के स्पेलिंग के इश्यूज हैं, मेजॉरिटी के टेंसेस के इश्यूज हैं, मेजॉरिटी की बेसिक ग्रामर में को कमजोर हैं। अब मैंने उसको डायग्नोज किया। अब मैंने इन बच्चों को फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करना है, तो मेरी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें मैं क्या करूंगा कि इस डायग्नोस्टिक असेसमेंट मेरे लिए एक असेसमेंट भी है कि मैं उसी को अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज को अलाइन करके इनकी ये जो खामियां हैं इसको दूर करूं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका मकसद क्या होता है कि हम फाइनल असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए तैयार करते हैं, यानी समेटिव असेसमेंट के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए हम इसको तैयार करते हैं। तो इस वजह से इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, यानी पूरे साल के दौरान आप मुख्तलिफ तरीके से किसी दिन होमवर्क देते हैं बच्चे को, किसी दिन उनको याद करने को देते हैं, किसी दिन टेस्ट ले लेते हैं, किसी दिन जो है उनको कोई टीम वर्क दे देते हैं, किसी दिन कोई डिस्कशन उनसे करवाते हैं, किसी दिन लेक्चर देते हैं। तो ये सारी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज के जरिए से उनकी असेसमेंट करते हैं फॉर लर्निंग, यानी फाइनल पेपर के लिए आपका मकसद क्या है, ये जो मुख्तलिफ टेस्ट देना, उनको होमवर्क देना, उनको कोई चैप्टर पढ़ने को देना, कोई क्विज देना, ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं फॉर लर्निंग, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अच्छा, साल के आखिर में जाकर उस बच्चे का जो पेपर होते हैं जिसकी बेस पर उसको पास या फेल या उसकी इवैल्यूएशन होती है, तो उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पर देखें असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? ये स्टूडेंट के लिए भी लर्निंग है, टीचर के लिए भी लर्निंग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये समेटिव असेसमेंट है। ऑफ लर्निंग की जो कुछ सीखा है उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। फॉर लर्निंग यानी